हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो फिर आज आपके लिए एक न्यू भूतिया कहानी लेके आ गया हूँ जिसका नाम है हाईवे का रहस्य। चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। राजू, मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। आज शाम को घर पे मम्मी से झगड़ा हो गया था। मैं बहुत बेचैन था। मन कर रहा था कि कहीं बाहर चली जाऊं घर को छोड़कर। ये सोचते सोचते कब 2 बज गया पता ही नहीं चला। अब मेरा गुस्से से मुंह लाल हो चुका था। मैं अपने कमरे में गया और अपना कुछ सामान ने अपने बैग में डाला और घर से निकल गया। मेरा घर हाईवे से 14 किलोमीटर दूर था, परंतु मुझे पता नहीं था कि जाना कहाँ है। मैं उस अनजाने जगह के लिए निकल गया। रात के वक्त मेरे गांव से हाईवे तक कोई साधन नहीं मिलते थे, लेकिन हाईवे पर काफ़ी वाहनों का आना जाना रहता था। मुझे अपने अंदर पता नहीं इतना विश्वास कहाँ से आ गया कि मैंने उस 14 किलोमीटर रास्ते को पैदल ही चलने का सोच लिया। मैं पैदल चल रहा था और इंतज़ार करते हुए आगे बढ़ रहा था कि कोई रास्ते में जाने वाला मिल जाए तो मुझे हाईवे तक लिफ्ट दे देगा। लगभग मैं 5 से या 6 किलोमीटर पैदल चला ही होगा, मुझे एक बैलगाड़ी दिखाई दी। परंतु मैंने इस तरह की बैलगाड़ी अपने इलाके में पहली बार देखी थी। ज़्यादातर मेरे यहाँ दो बैल की बैलगाड़ियाँ होती है, परंतु इसमें एक ही बैल था। मैं चकित था। बैलगाड़ी मेरी ओर बहुत धीमी धीमी गति से बढ़ रही थी। मैं खुश था कि कोई तो मिल गया जो मुझे हाईवे तक ड्रॉप कर देगा। तभी बैलगाड़ी मेरे पास आ चुकी थी, लेकिन उस बैलगाड़ी में 18 से 20 आदमी बैठे हुए थे, जो वाकई चौंका देने वाली बात थी। लेकिन मुझे उससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि मैं जाने की जल्दी में था। मैंने उनसे बोला, भैया मुझे हाईवे तक छोड़ देंगे? परंतु उनमें से किसी ने भी जवाब नहीं दिया। मुझे लगा शायद उन्होंने सुना नहीं, इसलिए मैंने उनसे फिर कहा, भैया मुझे हाईवे तक छोड़ देंगे? फिर भी उनमें से किसी ने मुझे जवाब नहीं दिया और ना मेरी तरफ देखा। मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ कि ये लोग मेरी बातों पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे। फिर मैंने बहुत तेज़ आवाज़ में बोला, भैया मुझे हाईवे तक छोड़ देंगे? किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया। मेरे साथ ऐसा पहली बार हो रहा था। किसी से इतनी तेज बात करने पर किसी ने मेरी बातों का प्रतिक्रिया न दी। मुझे बहुत गुस्सा आ गया। मैं बैलगाड़ी में उन लोगों के बिना इजाज़त के पीछे बैठ गया। तभी सब लोग मेरी ओर घूर कर देखने लगे। मुझे अजीब सा एहसास हुआ कि कुछ मेरे साथ डरावना होने वाला। तभी एक लगभग 65 साल के व्यक्ति ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोला। तभी उस व्यक्ति ने मुझसे बोला, आप आगे आके बैठ जाओ। ये सब मेरे लिए अजीब था, क्योंकि कुछ समय पहले ये सब मेरे बातों का जवाब भी नहीं दे रहे थे। फिर अब ऐसा क्या हो गया कि ये मुझसे बात करने में इतने इच्छुक हो गए? आज की रात कुछ तो अलग हो रहा था। मम्मी से कभी इतना झगड़ा नहीं हुआ था, और होता भी था तो मुझे कभी बुरा नहीं लगता था। कई बार मम्मी ने मुझे पीटा भी था, परंतु कभी घर से बाहर निकलने का मन में ऐसा विचार ही नहीं आया। मैं थोड़ा सहमा हुआ था, इसलिए मैं बिना कुछ बोले आगे आकर बैठ गया। अब मेरे आगे सिर्फ एक बुजुर्ग बच्चे, जो 60 या 65 साल की उम्र के रहे होंगे, उनकी जो बैलगाड़ी को चला रहे थे। मैं आगे देख रहा था। रास्ता बहुत ही ख़राब था। कुछ समय पहले ये पतला रास्ता था जो सही था, परंतु ये रास्ता हाईवे से दूर एक कन्नौज शहर को जोड़ता था। इसीलिए सरकार ने इस रास्ते का चौड़ीकरण करने का आदेश दिया था। तो पूरा पुराना वाला रास्ता तोड़कर उस पर छोटे मोटे पत्थरों को बिछाया गया था, जो रास्ते को और भी भयानक बना रहे थे। मुझे उन पत्थरों पर चल रही बैलगाड़ी की आवाज़ बिल्कुल शांत माहौल में चारों तरफ गूंजती हुई सुनाई दे रही थी। मैंने आवाज़ को और उछलते पत्थरों को देखने के लिए पीछे घूमा तो वाकई में किसी भयानक सपने से कम नहीं था। उसमें बैठे सभी व्यक्ति मेरे तरफ एक टक्की बांधकर देख रहे थे, जो इतनी रात में सुनसान रास्ते पर और भी डरावनी हो जाती है। मैंने उन लोगों पर ध्यान नहीं दिया और फिर मैं आगे कर मुंह बैठ गया। अब बैलगाड़ी की गति में थोड़ा परिवर्तन होता दिख रहा था।
जो कुछ समय पहले रेंगते हुए चल रही थी, अब उसकी गति में ज्यों ज्यों आगे जा रही थी और तेज होती जा रही थी। मेरे लिए एक तरफ खुशी की बात थी कि मैं जल्दी हाईवे तक पहुंच जाऊं, दूसरी तरफ मैं ये सोच रहा था ये अजीबोगरीब जो मेरे घटनाएं मेरे साथ हो रही थी उल्टा सीधा सोचने पर मजबूर कर रही थी। बैलगाड़ी की गति में परिवर्तन ज्यों ज्यों हो रहा था, मेरे दिल की धड़कनें त्यों त्यों बढ़ रही थी। रास्ते पर बैलगाड़ी से आने वाली आवाज़ें और तेज हो रही थी। बैलगाड़ी ने मानो जैसे मोटरसाइकिल की गति पकड़ ली हो। परंतु आश्चर्य की बात यह थी कि बैलगाड़ी में बैठे लोग बिल्कुल भी हिलडुल नहीं रहे थे और मुझे हर पल ऐसा लग रहा था कि मैं गिर पड़ूंगा। मैं हर पल बहुत ही मजबूती से अपनी पकड़ बनाता जा रहा था। बैलगाड़ी कुछ 1 या 1.5 किलोमीटर चली ही होगी कि वो हाईवे वाले रास्ते के नीचे खेतों में मुड़ने लगी। उस समय गेहूं की फसल लगी हुई थी और गेहूं की फसल तेज हवा के कारण लहरा रही थी और अजीब सी आवाज़ें आ रही थी जो रोमांच कम डरावना ज़्यादा लग रहा था। मैं अपने इस समझ से परे था क्योंकि ये सब मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ था। अचानक मैं उस बुजुर्ग से पूछा, दादा आप किस तरफ जा रहे हो? फिर वैसा ही हुआ जो पहले हुआ था। उनमें से किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया। मेरे आवाज़ में और तेजी आई। मैंने अपने गले के उस आंतरिक स्वर को ऊपर खींचकर बोला, दादा आप किस तरफ जा रहे हो? मेरी इतनी तेज स्वर से सब मेरी तरफ देखने लगे। मैं उस भयंकर माहौल को भांपते हुए तुरंत ही अपने गले के नरमी भरे स्वर से कहा, आप लोग हाईवे की तरफ नहीं जा रहे हो क्या? इस नरमी भरे स्वर से मुझे वैसे ही प्रतिक्रिया मिली जैसे नवजात के रोने पर माँ की प्रतिक्रिया होती है। बैलगाड़ी खेतों में चलने लगी। तभी पीछे से एक बहुत मंद स्वर में आवाज़ आई, ये हाईवे का दूसरा रास्ता है। मैंने इस रास्ते को अनगिनत बार पार किया था पर मुझे कभी भी इस हाईवे तक जाने वाले दूसरे रास्ते के बारे में नहीं पता था। मैंने अपने मन को एक झूठी तसल्ली दी और इसको छोटा रास्ता बताकर उठने वाली तमाम जिज्ञासाओं को दबा दिया। खेतों में चल रही बैलगाड़ी, उसके पहियों से दबते हुए गेहूं के पौधे चूं चेस चास के अजीब से आवाज़ आ रहे थे और अजीब से अपनी अलग ही चहकिलियाँ बिखेर रही थी। कुछ दूर चलने के बाद नदी दिखाई दी जो अपनी बिल्कुल शांत लहरों से भर रही थी। हमें हाईवे के करीब पहुंचने के इशारे मिलने लगे। बह रही नदी का पुल हाईवे पर बना था और उस पर लगी लाइट्स नदी में सुनहरे प्रतिबंध बना रही थी। हमको हाईवे की तरफ जाना था जो नदी के बगल से जाता था, परंतु बैलगाड़ी नदी की ओर तेजी से बढ़ने लगी। मैं सक पका गया और मैंने बड़ी तेज स्वर में बोला, आप लोग नदी की तरफ क्यों जा रहे हो? किसी ने मेरे बातों की कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। ये मेरे लिए अब कोई नया नहीं था क्योंकि कुछ समय पहले ये सब मेरे साथ हो चुका था। मैंने फिर तेज आवाज़ में बोला, बैलगाड़ी को रोको, मुझे उतरना है। किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। बैलगाड़ी की गति बहुत तेज थी, जैसे कि कोई मोटर गाड़ी दौड़ रही हो। मैंने बैलगाड़ी से कूदने का सोचा लेकिन गति देखकर मेरी हिम्मत नहीं हुई। अब मन ही मन बैलगाड़ी से उतरने की सोच रहा था और अपने ही आपको कोस रहा था कि मैं बैलगाड़ी पर बैठा ही क्यों। अगर बैठ गया तो आगे बैठने की क्या ज़रूरत थी? और तरह तरह के प्रश्न मेरे मन को कोस रहे थे। अब मेरे पास बैलगाड़ी से कूदने के अलावा और कोई दूसरा विकल्प बचा ही नहीं था। फिर पता नहीं कहाँ से इतनी हिम्मत आई कि मैंने आगे बैठे व्यक्ति जो सफ़ेद कुर्ता और उस पर मैला गमछा डाले हुए उस बेचारी अकेले बैल को दौड़ा रहा था, उसके कंधे पर हाथ रख के बोला, दादा बैलगाड़ी रोक दीजिए। दादा ने बड़े नरमी से उत्तर दिया, जल्दी चलो, आग देनी है। ये सब क्या था? कुछ भी समझ में मेरे नहीं आ रहा था। मैंने जो पूछा था उसका कुछ और ही उत्तर आ रहा था। ये उत्तर मेरे मन में उठ रही तमाम जिज्ञासाओं को और भी तेज कर दिया। दादा किस आग की बात कर रहे हो? कहाँ आग देनी है? किसको आग देनी है? पता नहीं, न जाने
कहाँ से इतने सारे प्रश्न आ गए जिनके मेरे पास किसी का भी उत्तर नहीं था, और मैं इन सब प्रश्नों के उत्तर देने के बस में भी नहीं था। मैंने पुनः हिम्मत की और फिर हाथ रखकर पूछा, दादा किसको आँख देनी है? मैं सोच रहा था शायद इस प्रश्न का उत्तर न मिले, लेकिन ये क्या था? पीछे बैठे सभी लोग मेरी तरफ घूरकर देखने लगे और बोले, अरे बेटा, तुमको पता नहीं ठाकुर साहब को? शायद यह अधूरा जवाब मुझे आने वाले भयानक घटनाओं का अंदेशा दे रही थी। मेरे इलाके में ऐसा कोई नहीं था जो ठाकुर साहब को न जानता हो। उनके बारे में बच्चा बच्चा के मुंह पर उनकी कहानी थी और उनके स्वभाव से पूरा इलाका परिचित था। ठाकुर साहब बहुत ही नेक दिल के इंसान थे। कुछ ही वर्षों पहले वो आर्मी से रिटायर हुए थे। उनके परिवार में कोई नहीं था। वो गांव के विकास के बारे में हमेशा सजग रहते थे, परंतु मेरे घर वालों से उनकी तनिक भी नहीं बनती थी। वो हमेशा हमारे दादाजी की आलोचना करते थे कि गांव के प्रधान होकर के गांव के बारे में कुछ नहीं सोचते और कुछ भी नहीं करते। यही वजह थी कि दादाजी और उनकी खिटपिट होती रहती थी, परंतु मेरा उनके प्रति और उनका मेरे प्रति अलग ही स्वभाव था। हम दोनों लोग में बहुत जमती थी और एक अलग प्रकार की दोस्ती थी। मैं जब भी छुट्टियों से घर आता था तो रोज़ उनके घर पर पूरा पूरा दिन शतरंज खेला करता था। मेरा ठाकुर साहब के घर जाना मेरे घर वालों को अच्छा नहीं लगता था और डांट भी पड़ा करती थी। वो मुझे बहुत मानते थे और विश्वास भी करते थे। हम लोगों की दोस्ती पूरे गांव में मशहूर थी। उनको मेरी छुट्टियों से लेकर महीने में कब घर आ रहा हूँ सब उनको पता रहता था। ठाकुर साहब को आग देना है, ये बात मेरे समझ से बाहर थी, क्योंकि इतना तो मैं भली भांति जानता था, किसी को आग मरने के बाद ही दी जाती है। बस इसी बात ने मुझे इतना डरा दिया था कि मेरे हाथ पैर फूलने लगे थे, क्योंकि कल तो सुबह सुबह मैं उनसे मिला था और ये सब नहीं, ये मैं मन ही मन में प्रार्थना करने लगा कि ये सपना हो जाए। मैं कुछ सोच पाता तब तक बैलगाड़ी रुक गई और सब एक एक करके उतरने लगे। मैं बैलगाड़ी पे बैठा रहा, मेरी नीचे उतरने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मैंने देखा दूसरी तरफ नदी के पुल की ओर, जहां अब उस पर लगी लाइट्स बंद हो गई थी। पूरा इलाका घोर अंधेरे में ढका हुआ था और हवाएं साए साए करके चल रही थी। ये जगह किसी भूतिया जगह से कम नहीं लग रही थी। उनमें से एक बुजुर्ग ने अपनी लाठी टेक कर मुझे आवाज़ दी, बेटा नीचे आओ। मुझे आवाज़ स्पष्ट सुनाई दी, लेकिन इस बार मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और सर नीचे झुकाए बैठा रहा। फिर वो बुजुर्ग लाठी टेकते हुए बैलगाड़ी के पहिए के पास आकर बोले, बेटा नीचे आओ और आँख दो चलकर। मेरे लिए आज सब कुछ जो हो रहा था नया और भयावह था। मेरे मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, मेरी गले में घेगी बंधी हुई थी। मैंने बहुत ही धीमी आवाज़ में बोला, कहाँ चलना है दादा? अब वो बुजुर्ग उस बेचारे बैल जो इन लोगों को अकेला ढोकर लाया था उसके पास आकर बोला, बेटा चलो तो सही। मैं बड़ी सावधानी से नीचे उतरा और अपने बैग को दोनों हाथ में अपने सीने से लगाए धीरे धीरे उस बुजुर्ग के पीछे चलने लगा। थोड़ी देर चले होंगे कि बैलगाड़ी पर बैठे सभी बुजुर्ग किसी स्थान को घेरे खड़े हुए थे। शायद हम दोनों के पैरों की आहट उन लोगों ने सुन ली थी और अब सब हटने लगे। मुझे सामने एक चीता दिखाई दी। उस पर कोई 60 या 70 साल का बुजुर्ग लेटा हुआ था। मुझे उस बुजुर्ग को पहचानने में तनिक भी देर नहीं लगी, क्योंकि वो ठाकुर साहब ही थे। मेरे हाथों से मेरा बैग छूट गया। मेरे चेहरे पर झुर्रियाँ साफ झलक रही थी। मेरे आंखों से ऑटोमेटिक आंसू बहने लगे, जिन पर मेरा कोई बस नहीं था। ये कैसे हो सकता है? नहीं, ये सपना है। नहीं, ये ठाकुर साहब नहीं हो सकते। ऐसे तमाम प्रश्न मन में उमड़ बांधने लगे। तभी किसी ने मेरे कंधे पे हाथ रखा और मुझे जलती हुई मसाल हाथ में देते हुए बोला, बेटा ठाकुर साहब को आँख दे दो। उस समय पता नहीं मेरे मन में कोई भी प्रश्न नहीं उठा और न ही जिज्ञासा। मैंने उस मसाल से सामने रखी हुई चिता की लकड़ी में छुआते ही उस चिता पर वो मसाल फेंक दी और पीछे घूम गया।
तभी उसी बुजुर्ग ने जो मुझे बैलगाड़ी के पास बुलाने गया था, मुझे एक मिट्टी लगा हुआ थैला पकड़ा गया। उस थैले में मुझे कुछ सिक्के जैसे मालूम पड़े। मैंने अपने बैग को उठाया और कुछ दूर जाकर बैठ गया और ठाकुर साहब को सोचकर रोने लगा। तभी एक बुजुर्ग मेरे पास आकर बोला, बेटा नहा लो। चिता पूरी जल चुकी थी। मैंने अपने कपड़े निकाले और नहाने के लिए नदी में घुसा और नहाकर अपने कपड़े पहने और पुल की तरफ अपना बैग उठाकर बिना पीछे देखे दौड़ पड़ा। पुल पर अब लाइट्स जलने लगी थी, गाड़ियाँ भी गुजर रही थी और सुबह भी होने वाली थी। तभी मुझे एक टेम्पू गांव का दिखा। उसको हाथ दिया। उसने रोका और मैं उस पर बैठकर पीछे देखा जहां अभी मैं चीता को जलाकर आया था। मेरे लिए कोई सदमे से कम नहीं था। वहाँ कुछ भी नहीं था और न वो लोग दिख रहे थे और न ही कोई बैलगाड़ी दिख रहा था। सिर्फ उस चिता का अवशेष दिख रहा था। इतनी सुबह कहाँ से आ रहे हो साहब? टेम्पो वाले ने पूछा। इतना सुनते ही मैं चौंक उठा और टेम्पो चालक की तरफ घूर कर देखने लगा। उसने फिर बड़ी नरमी से पूछा, साहब आज इतनी सुबह कहाँ से आ रहे हो? मैंने अपने आप को संभाला और बोला, कहीं नहीं, बस लखनऊ से। फिर हम उसी रास्ते से हिचकोला लेते हुए घर पहुँचे। मम्मी जाग चुकी थी। मैं चुपके से ऊपर गया और अपने कमरे में घुसकर सो गया। दोपहर में जब उठा तो दादाजी ठाकुर साहब की बातें कर रहे थे। मैंने पूछा, क्या हुआ ठाकुर साहब को? दादा ने बताया कि कल रात को हाईवे पर बने पुल पर ठाकुर साहब की गाड़ी के साथ दुर्घटना हो गई और गाड़ी मिल गई लेकिन लाश नहीं मिली। मुझे अब समझ में आ चुका था, परंतु मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि वो लोग कौन थे और मुझे कैसे जानते थे और मुझे क्यों मिले। ये आज तक रहस्य था। ये रहस्य आज तक मैं सॉल्व नहीं कर सका। आपको ये कहानी कैसे लगी? ये लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं।